Mhm. So, welcome to our first lecture of generative AI. लेकिन आप सोच रहे होंगे मैंने जनरेटिव एआई नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है। सो जनरेटिव एआई को समझने से पहले ना हम समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज। ठीक है। एंड व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेस्ट बेस्ट मलिक साहब। ठीक है। एंड व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जनरेटिव एआई तो हम पढ़ रहे होंगे, लेकिन जनरेटिव एआई क्या ना, पहले हम पिक्चर देख लेते हैं कि व्हाई जनरेटिव एआई और एक्चुअल में जनरेटिव एआई है क्या चीज। ठीक है। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। बहुत ही बूम वर्ड हो चुका है हमारे लिए ना। रियल लाइफ के अंदर अगर किसी ने आईटी इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं भी है, तब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज तो हर बंदे ने सुना हुआ है आजकल। ठीक है, बच्चे बच्चे ने सुना हुआ। चैट जीपीटी ने कितना आम कर दिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ना मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। उससे भी पहले हम ना हिस्ट्री में चले जाते हैं, थोड़ा सा ना टच करवाऊंगा आपको। कंप्यूटर के लेके चलते हैं कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। ठीक है। आप सबको पता है कि ये कंप्यूटर है। ठीक है। इसको इलेक्ट्रिसिटी आती है बैकएंड से। आप भी कंप्यूटर यूज कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? या तो इन द फॉर्म ऑफ बैटरी होती है इसके पास इलेक्ट्रिसिटी, या आपका पावर स्विच होता है कि अगर आप डेस्कटॉप यूज करें तो पावर स्विच लगाते हैं। बिल्कुल बेसिक लेमन टर्म से लेके जाऊंगा, ताकि अगर यहाँ पे कोई बिगनर है ना, जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि होती क्या चीज है एआई, तो उसको भी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। पहला लेक्चर है बी विथ में। या तो पावर सप्लाई इस तरह ही होता है कि आपने कंप्यूटर को ऑन करना है, या तो बैटरी चल रही होती है, बैटरी अगर आपकी ऑफ होगी तो लैपटॉप आपका ऑफ हो जाएगा। या पावर सप्लाई, ये दो चीजें होती है ना। बाकी मेरी राइटिंग से माजरत, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मेरा सारा काम लैपटॉप से हो रहा होता है, तो बहुत कम यूज कर रहा होता हूँ। ये कंप्यूटर है आपका। ठीक है, इसको ये दो चीजें मिलेंगी तभी ये ऑन होगा। फिर जहन में आता है कि ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इतने काम किस तरह कर रहा है, कोई पीछे जादू हो रहा है कि जादू किस जरिए ये सारी चीजें हो रही है, बैकएंड के ऊपर क्या चीजें हो रही है। तो बैकएंड के ऊपर कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर सिर्फ सर्किट्स है। बैकएंड के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जिसके अंदर बिजली जा रही है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर एक सर्किट्स है जिसके अंदर या तो बिजली जा रही है या तो बिजली नहीं जा रही इस पावर सप्लाई से। अगर तो बिजली नहीं जा रही तो जीरो, अगर तो बिजली जा रही है तो वन। इतना ही आसान है कंप्यूटर। ये जो हम देख रहे हैं ना कि आजकल कंप्यूटर बड़े बड़े जादू कर रहा है, बड़े बड़े चीजें कर रहा है, इतना ही समझ सकता है कंप्यूटर। जीरो मतलब बिजली नहीं। सॉरी टू हाँ। डिस्टर्ब सर, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अपनी? जी जी, स्क्रीन मेरी सर शेयर हो शो रही नहीं है। हो रही, मुझे शो नहीं हो रही सर। बाकी बता दीजिए कि बाकियों को शो हो रही है स्क्रीन। यस सर हो रही। ठीक है। शायद आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक होगा। ठीक है। मे भी चलें, कंटिन्यू करें सर। ठीक है, थैंक यू। जीरो का मतलब होता है कि पावर नहीं जा रही। वन का मतलब होता है कि पावर जा रही है, दैट्स इट। इससे कंक्लूड क्या होता है कि कंप्यूटर जीरो या वन के अलावा कुछ समझ ही नहीं सकता है। कंप्यूटर बैकएंड के ऊपर सिर्फ दो चीजें समझता है, वो है जीरो है या वन है। इसके अलावा कुछ भी नहीं समझ सकता कंप्यूटर। इतनी डम मशीन है और इतनी ही सिंपल मशीन है। ठीक है। इससे एक और चीज आती है कि जीरो वन समझ सकता है, तो कंप्यूटर एक डम्ब मशीन है। डम्ब, अब आपके जहन में तो आ रहा होगा यार, ये तो इतने अक्लमंद इंसानों से भी ज्यादा चीजें कर रहा होता है, तो डम्ब किससे है? कंप्यूटर डम्ब है मगर फास्ट है। अगर मैं कंप्यूटर को कहूंगा कि 66 मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 108 कर दो, वो इस तरह करके दे देगा आपको कैलकुलेशन। कोई भी रैंडम नंबर आप उठा लें, एक इंसान को क्या कहूंगा तो वो नहीं कर सकता। फास्ट है, प्रोसेसिंग उसकी फास्ट है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन कंप्यूटर को बताना पड़ता था, अभी एआई की बात नहीं हो रही है, एआई से पहले की बात हो रही है, कि ये वाला काम करके दे दो। और हमने अगर उसको कन्वे कर दिया ना, उसको बता दिया ना कि ये काम करके दे दो, तो वो करके देता था। लेकिन बताना उसको उसको काम होता था कि उसको किसी तरह बता देना बंदा कि यार ये वाला काम करके दे दो आप मेरा, तो वो करके दे देता था। लेकिन उसको बताना एक काम होता था। तब मशीन थी बताना। इट्स लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपने रियल लाइफ से, कि मैं आपसे कहूंगा यार आप चाय बना के दे दो, तो आपको पता है आपके अंदर इंटेलिजेंस है, आप जाएंगे आप चाय बना के ले आएंगे।
कंप्यूटर को बताना पड़ता था कि कंप्यूटर कहता था यार मुझे चाय बनानी है, किस तरह बनाते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, पानी लेना है कितना लेना है, पत्ती लेनी है कितनी लेनी है, दूध आपने 1 लीटर लेना है 2 लीटर लेना है। ठीक है, देगची आपने कौन सी लेनी है, देग में बनाना है, छोटी देगची में बनाना है, किस साइज की देगची में बनाना है, पानी आपने कितना डालना है, आपने आग पे कितनी देर रखना है। ठीक है, आपने उसको पहले धोना है कि नहीं धोना, A to Z आपको उसको बताना पड़ता था कि पहले आप किचन में जाएं, एक देगची इस साइज की उठाएं, इतना आप पानी लें, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल A to Z आपको समझा दिया। वो ह्यूमन से फास्ट करके दे देता था, लेकिन एट द एंड वो था तो डम भी। बाकी सब चीजों में ह्यूमन से फास्ट था, ह्यूमन से सबसे अच्छा था। प्रोसेसिंग ह्यूमन से अच्छी करके दे रहा है, फास्ट कंप्यूटर ह्यूमन से ज्यादा है, एफिशिएंट ह्यूमन से ज्यादा है। ठीक है, ह्यूमंस एक टाइम पे आकर गलती करना शुरू कर देंगे, कंप्यूटर का एक प्रोग्राम लिख दिया वो गलती नहीं करेगा, वो साला साल चलता रहेगा। एफिशिएंट है, सब कुछ है कंप्यूटर में, कोई बुराई नहीं है, लेकिन डम है। डम किस सेंस है कि एट द एंड इसको बताना ही पड़ रहा है, इसको इंसान को ही बताना पड़ रहा है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंसान को बताना पड़ रहा है कि ये मेरा काम करके दे दो, वो काम करके दे देता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताएं, कोई कंफ्यूजन हो तो। कंप्यूटर सिर्फ अभी तक हमने इतना पढ़ा है कि कंप्यूटर सिर्फ जीरो पर समझता है, वन समझता है, दैट्स इट। और कंप्यूटर से कुछ काम करवाने के लिए आपको बताना पड़ता है कि ये काम करके दे दो, आपने एक बार बता दिया तो आपसे बेहतर करके दे देगा। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो बताएं। क्लियर है सब कुछ? लाइक कर दिया करेंगे, क्लियर है ना तो इजी, मुझे फीडबैक मिल जाता है। ठीक है, बाकी भी करते हैं कि अगर यहाँ तक क्लियर है तो। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम पता है क्या थी, एआई जो था ना, प्रॉब्लम ये थी कंप्यूटर जो था वो फास्ट भी था, एफिशिएंट भी था, प्रोसेसिंग भी था, लेकिन उसको पहले बताना पड़ता था इंसान को। इंसान है, इंसान बताएगा कि यार ये करके दे दो, ये कर दो, तो वो कर देता था। ठीक है, बिल्कुल आसान ही फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इंसान, मैंने तो यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए बताया है कि इंसान इसको कह रहा है ये करके दे दो, बैकएंड के ऊपर इंसान कंप्यूटर से इस तरह तो नहीं कह सकता ना कि ये करके दे दो, ये कर दो। बैकएंड के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अगर कम्युनिकेशन करनी है किसी फॉरेन क्लाइंट से तो मैं इंग्लिश बात यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे नमाज पढ़नी है तो मैं अरेबिक के अंदर पढ़ूंगा। ऐसा प्लीज है, कम्युनिकेशन के पैटर्न है। तो मुझे कंप्यूटर से बात करनी है तो मुझे उसी की लैंग्वेज में बात करनी होगी। ठीक है, मैं अब इंसान ने काम करवाना है कंप्यूटर से कि यार मुझे ये करके दे दो, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जबान है, जैसा मैं उर्दू में आपसे बात कर रहा हूँ, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर से कहेगा कि ये करके दे दो। अब आपके जहन में आएगा, आपने तो अभी क्या कि वो 0 1 समझता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या 0 1 होती है? नहीं, 0 1 नहीं होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड होता है। एक स्टैंडर्ड मतलब कि स्टैंडर्ड ये चीज होती है कि वो पूरी दुनिया में एक ही हो। जैसा किलोग्राम एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, केजी, लीटर, एक स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया उसको फॉलो करेगी। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में एक और चीज हो जाए, अमेरिका में एक और चीज हो जाए। एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं, इंसान यूज करते हैं ताकि कंप्यूटर से बात कर सके। अब ये रूल्स जो है ये इंसान समझ सकते हैं, 0 1 इंसान को समझना मुश्किल है। ठीक है, मैं आपसे कहूंगा आप मुझे बताओ 0 1 बोल के, 0 1 0 1 0 1 आप किस तरह समझा सकते हैं मुझे? नहीं समझा सकते ना। तो पहले आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे इसको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कन्वर्ट होगी 0 1 में। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा मुझे एट द एंड कन्वर्ट ही करना है अगर 0 1 में, तो मैं इंग्लिश ही यूज ना कर लूँ, तो इंग्लिश स्टैंडर्ड नहीं होगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इंग्लिश में एक चीज लिखी होगी तो वो मेरे कंप्यूटर में चल रही होगी, आपके कंप्यूटर में चलेगी नहीं। आपने अलग तरीके से लिखी होगी। जैसे मैं अगर बोलता हूँ, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, आप भी उर्दू बोल रहे हैं, मैं अलग तरीके से उर्दू बोलता हूँ, आप अलग तरीके से उर्दू बोलते हैं, मेरी अलग वोकेबलरी है, आपकी अलग वोकेबलरी है, तो स्टैंडर्ड तो गया ना। सॉरी, स्टैंडर्ड तो गया ना। स्टैंडर्ड कहता है कि पूरी दुनिया में एक चीज एक तरह की हो। ठीक है, स्टैंडर्ड है नमाज, पूरी दुनिया में जहां पर भी अ, मुसलमान रह रहे हैं 5 नमाजें पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर
तहज्जुद के अलावा वो ना पढ़ रहे हो, वो 6 नमाजें पढ़ रहे हो, फर्ज 5 नमाजें पढ़ रहे होंगे, स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ द स्टैंडर्ड आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते थे, जो कि एंड एट द एंड कन्वर्ट होती किसमें, ये 0 1 के अंदर। और 0 1 हम डायरेक्ट कर नहीं सकते ना, हम 0 1 में किससे बात करेंगे, अगर करें तो बेहतर है, किसी को आती है तो वो कर ले, लेकिन कर पॉसिबल नहीं है ना, तो मैं 0 1 0 1 के साथ मशीन से बात करूँ। तो प्रॉब्लम पता है क्या थी, कि मैं कम्युनिकेट कर रहा था मशीन से इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक हो गया। अब अगेन वहीं पे बात आ गई कि कंप्यूटर जो था, वो उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम वो थी कि वो डम्ब था, लेकिन ह्यूमन एक्सपेक्ट से देखा जाए तो हर चीज में बेहतर था ह्यूमन से। ठीक है। हर चीज में बेहतर था, सिर्फ डम्ब था। ह्यूमन के पास एक सुपर पावर थी, वो थी इंटेलिजेंस। आप है ना, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपकी सुपर पावर है ये। ठीक है। ह्यूमन की एक सुपर पावर थी, वो इंटेलिजेंस थी। अब ह्यूमन ने कहा यार, कंप्यूटर है, मेरे से सब चीजों में बेहतर है, ये भी ये भी ये भी ये भी, वाई नोट के मैं इसको अगर इंटेलिजेंस दे दूं, ये डम्ब जो है मैं इसको इंटेलिजेंट कर दूं। यहाँ से आपका पैदा होता है एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जहानत। इंसान अपनी जहानत एआई को दे रहे हैं, अपनी जहानत कंप्यूटर को दे रहे हैं। ये आर्टिफिशियल है ऑब्वियसली, इंसानों की बात जैसी तो हो नहीं सकती, लेकिन डिपेक्ट करने की कोशिश करते हैं कंप्यूटर को देने की। ठीक है। अब हम कंप्यूटर को इतना एफिशिएंट कर रहे होंगे कि उसको एक दफा हमने ट्रेन कर दिया, वो खुद ही डिसीजन ले रहा होगा, खुद ही वो इंटेलिजेंट होगा। अब यहाँ तक किसी को कोई समझना हो तो बताएं। क्लियर है सब कुछ यहाँ तक? क्लियर है तो लाइक कर दें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। बेस्ट। अब इंसान ने देना था अपना अपनी इंटेलिजेंस एआई कंप्यूटर को। एआई जो था ना, वो आया था 1960s में। अब आप तो सुन के हैरान हो गए होंगे, भाई 1960s में आया था, अब तो ये तो 2025 में वायरल हो रहा है। तो 1960s में आया था ना, तो अब क्यों वायरल हो रहा है, ये सवाल है कि वाई नाउ। 1960s का कॉन्सेप्ट है भाई, 75 साल के बाद, 65 साल के बाद क्यों वायरल हो रहा है? सवाल आता है ना जहन में, हर बंदे के जहन में आता है। तो उस वक्त जो था ना, एक चीज, 2 से 3 चीजें बड़ी हाई लेवल की, आप समझ लीजिए, आपको इतना मतलब थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, बोर नहीं करूंगा आप लोगों को, प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन करेंगे। ये एक तो हार्डवेयर नहीं था हमारे पास। आज आप देख सकते हैं मैकबुक्स हैं, ऐसे ऐसे जीपीयू है। आपने देखा होगा एआई की बूम आई थी तो एनवीडिया एक कंपनी है, उसने बूम लिया था, वो ग्राफिक कार्ड बनाती है। हार्डवेयर उस वक्त नहीं था, और सब डाटा इतना नहीं था। आज आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर बिलियंस ऑफ पोस्ट पोस्ट होती है रोजाना, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। उस वक्त डाटा नहीं था इतना। और आप देखेंगे जितना ज्यादा डाटा होगा, उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। फिर अगर डाटा होता था, तो उसका इतना मायने नहीं होता था। मैं बताता हूँ कि मैंने क्या बोल दिया। कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ला के दे दूं, अगर एक बच्चा है, 8वीं क्लास का बच्चा है, मैं उसको पीएचडी की 20 किताबें ला के दे दूं और कहूँ कि पढ़ो, जबरदस्ती डंडे के जोर पे पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लेगा वो, सारी किताबें पढ़ ले। आपको लगता है कि उसके जहन में बैठेगी वो बातें? पीएचडी की किताबें 8वीं क्लास के बच्चे को। ठीक है। अः अनीक आप बताएं कि 8वीं क्लास के बच्चे को मैं देता हूँ पीएचडी की किताबें, 5 मोटी मोटी किताबें, और डंडे के जोर पे कहता हूँ पढ़ो भाई, आपको लगता है कि वो पढ़ तो लेगा, लेकिन उसके जहन में कोई बात बैठेगी? नहीं बैठेगी, ऑब्वियसली नहीं बैठेगी। ऑब्वियसली। पहले डाटा भी होता था ना, तो उसको हम सही तरह यूज नहीं कर पाते थे एआई को ट्रेन करने के लिए, मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। अब ये सारी चीजें टैकल हो चुकी हैं, पूरी हम फेज से गुजरे हैं पूरे, बिकॉज ऑफ कैपेबिलिटीज, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि उसका दिमाग समझ ही नहीं सकता ना।
ठीक है। तो 1960s के अंदर इसलिए वायरल नहीं हुआ था। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को इंडेक्स पढ़ लेते हैं ताकि आपको एक मोटिवेशन आ जाए ना कि 1960s में एआई आया। उस वक्त एआई इतना ही सिंपल होता था कि अगर ये हो जाए तो ये कर दो, बस। फिक्स रूल्स होते थे। लाइक मैं कहता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं दवाइयों के नाम लिख दूं कि अगर इसका गला खराब है ना तो इसको खांसी की दवाई दे दो, अगर इसका ये है तो। उस जमाने के लिहाज से ये बड़ा एफिशिएंट सिस्टम समझा जाता था। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई थी ना इसके अंदर। यार अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट कहता है कि मुझे खांसी हो गई है, ठीक है, अगर इफ देन कंडीशन थी बस, कि जो अब आगे अब आगे भी प्रोग्रामिंग के अंदर देखेंगे भी, बिल्कुल सिंपल एआई रूल होते थे कि अगर ये हो जाए तो ये कर दो, ये हो जाए तो ये कर दो। फिक्स रूल आपके पड़े हुए होते थे। उसके उन रूल्स के अलावा कुछ एआई सोच ही नहीं सकता था। अब देखता था, कंप्यूटर के पास चीजें आती थी, वो देखता था रूल्स बारी बारी, नहीं ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। और अगर ये मैच हो गया, इज इक्वल टू मैच हो गया, तो वो बता देता था कि ये आंसर। और इसको बहुत बड़ा वो समझाया था कि भाई इंटेलिजेंस आ गई है, ठीक है। अर्ली की बात हो रही है। उसके बाद आपका आता है एक टर्म, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग नाम से क्या जाहिर हो रहा है? मशीन लर्निंग कि मशीन को आप लर्न करवा रहे हैं। यार लैंग्वेज जो है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो हम पाइथन यूज करेंगे। बेसिकली दो चीजें यूज हो सकती हैं, आर यूज हो सकती है, पाइथन यूज हो सकती है। पाइथन के साथ हम इसलिए जाएंगे क्योंकि पहली चीज ये इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरी चीज इसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है लाइब्रेरीज की सूरत में, ज्यादा खतरा नहीं पड़ता आपको, ठीक है। तो मशीन लर्निंग ये कहते हैं कि आपने ना मॉडल को लर्न करवाना है। सर पाइथन इज ना, आप कह नहीं सकते हो कि सूडो कोड की तरह है, लेकिन पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है, ठीक है। ये टर्म्स बाकियों के लिए ना थोड़े वेग हो सकते हैं कि सूडो कोड क्या होता है। अगर कोई पीछे प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से आया है तो उसको पता होगा सूडो कोड क्या होता है। तो मैं मिक्स अभी नहीं करूंगा, किसी को भी नहीं करूंगा कि सूडो कोड क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है। अभी आप समझिए कि पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है। दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं इस तरह। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ह्यूमन लैंग्वेजेस कौन कौन सी हो सकती हैं? उर्दू, इंग्लिश, जर्मन, जापानीज एंड ऑल, ठीक है। इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डिफरेंट हो सकती है, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी, जावा, जावा स्क्रिप्ट, सो ऑन। तो पाइथन इज कंपैरेटिवली इजी लैंग्वेज, मतलब पकड़ना आसान होता है उसको एज अ बिगनर, ठीक है। क्लियर है? मशीन लर्निंग में भी मूव फॉरवर्ड करें। बेस्ट। मशीन लर्निंग एक, अब आपने आगे देखेंगे कि जितना भी काम हो रहा होगा ना, वो इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन के दिमाग से हो रहा होगा या ह्यूमन के बिहेवियर से हो रहा होगा। मशीन लर्निंग में ना आप इस तरह समझे कि लेट्स से मुझे बताना हो कि ये माउस है। लेट्स से मुझे बताना हो कि यार ये माउस है, मैं किस तरह बताऊंगा आपको? आप जानते नहीं है ये क्या चीज़ है, आपने जिंदगी में कभी ये चीज़ देखी ही नहीं है। मैं आपको इस तरह लर्न करवाऊंगा ना, आपको इसकी तस्वीर दिखाऊंगा या इसका डाटा दिखाऊंगा और कहूंगा यार ये माउस होता है, ठीक है। ये माउस होता है, आपको बता दिया। इन द फ्यूचर अगर आपके पास माउस आ गया तो आप पहचान लोगे ना कि माउस होता है, ठीक है। साथ साथ रिएक्ट करते रहे ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग इन्वॉल्व हैं क्लास के अंदर, ठीक है। मैंने आपको बताया कि यार ये माउस होता है, ट्रेन कर दिया आपको। इन द फ्यूचर अगर माउस आया तो पहचान लेंगे आप, ठीक है, ये माउस है। डिफरेंट तरीके का भी आया तो माउस है। अगर मैंने एक बार बताया तो आप उतने एफिशिएंटली बता नहीं पाएंगे। अगर मैंने आपको सुबह दोपहर शाम 100 100 मरतबा आपको बताना शुरू कर दिया कि माउस होता है, डिफरेंट तरह के माउस दिखाना शुरू कर दिए, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना। ऐसे ही है ना कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मैंने आपको 10 20 बार एक चीज दिखाया जा रहा हूँ, दिखाया जा रहा हूँ, दिखाया जा रहा हूँ, दिखाया जा रहा हूँ, आपको पता लग रहा है कि हाँ ये माउस होता है। इन द फ्यूचर अगर डिफरेंट शेप, साइज, कलर का भी माउस आएगा, आप पहचान जाएंगे। मशीन लर्निंग में आप यही करते हैं, ठीक है। इसमें भी फर्दर 3 टाइप की मशीन लर्निंग होती है। क्रैम नहीं करेंगे हम, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है। सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और री।
सुपरवाइज की अभी हमें एग्जांपल ली है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम डाटा देते हैं प्लस लेबल देते हैं कि मैंने डाटा दिया कि ये माउस है, साथ बता भी दिया ये माउस है। अनसुपरवाइज में हम सिंपल बस डाटा दे देते हैं। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मैंने क्या बोल दिया। मैं आपको एक बॉक्स देता हूँ आप सबको, ठीक है। उस बॉक्स में 30 बॉलें पड़ी हुई है, 30 बॉल्स। 10 लाल बॉल्स हैं, 10 ग्रीन बॉल्स हैं, 10 लेट्स से येलो बॉल्स हैं, मिक्स पड़ी हुई है। तो आप खुद ब खुद इतने इंटेलिजेंट है ना कि लाल बॉल्स को अलग कर देंगे, पीली बॉल्स को अलग कर देंगे और ग्रीन बॉल्स को अलग कर देंगे, कर पाएंगे ना आप ऐसा? मैंने तो आपको नहीं बताया कि लाल बॉल कौन सी है, ठीक है, पीली बॉल कौन सी है, ग्रीन बॉल कौन सी है। मैंने तो बस आपको बॉल्स दे दी, मैंने तो आपको डाटा दे दिया, उसमें से खुद ही आपने पैटर्न निकाल लिया। अब इन द फ्यूचर में अगर आपको ग्रीन बॉल दूंगा तो आप कौन से उसमें रखेंगे? ग्रीन वाले ग्रुप में रख देंगे। तो ये अनसुपरवाइज होती है, इसको डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ना आइडिया दे रहा हूँ। रीइंफोर्समेंट ये होती है कि ना आप डाटा देते हो ना आप लेबल देते हो, ये खुद समझता है टाइम टू टाइम। इट्स लाइक अ बच्चा, बच्चा पैदा होता है ना, ठीक है, आप उसको फीडबैक दे रहे होते हो, कोई अच्छा काम करता है तो शाबाश बेटा, कोई बुरा काम करता है तो डांटते हो, तो वो उसी पैटर्न्स को सीख सीख के खुद ही इवॉल्व होता रहता है। तो अभी इस चीज के ऊपर ना रिसर्च जारी है, रीइंफोर्समेंट के ऊपर। अभी हम इस फेज के ऊपर है सिर्फ, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। क्लैरिटी है, सबके माइंड में क्लैरिटी आ गई है? बेस्ट। अब से थोड़ी चीजें ना मजेदार होने लगेंगी। पता नहीं क्या लिख दिया आपने, क्या डर रहे होंगे कि मैंने क्या लिख दिया है, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया है, ठीक है। एक होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस ये है कि आज जिस फेज के अंदर है हम, मतलब कि इंसान की इंटेलिजेंस से कम है इस टाइम, से कम है एआई की इंटेलिजेंस, ठीक है। इंसान से कम है इस टाइम हम इस फेज के ऊपर है। और आप देख रहे हैं कि कितनी डिस्ट्रक्शन हो रही है इन पॉजिटिव टर्म्स। एआई आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। एजीआई ये कि इंसान और एआई साथ साथ खड़े हो जाएंगे, मतलब दोनों की इंटेलिजेंस सेम हो जाएगी। फिर इमेजिन करें कि कितनी डेवलपमेंट होगी। और ए एस आई है आर्टिफिशियल स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस, के इंसान की ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर देगा एआई, ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी सरपास कर देगा। ठीक हो गया? तो ये चीजें बस मैंने फॉर से को मोटिवेशन दी है कि अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ ए एन आई के ऊपर है, ठीक है। यार अनीक, अगर आपका मसला हो रहा है, अनीक है क्या नाम है आपका? एक सेकेंड। तो बाकी सब मोहम्मद। जी, बाकी सबको तो मेरी स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है ना? ठीक है, तो काइंडली अगर आप अपना इंटरनेट देख लीजिए, क्योंकि शायद इंटरनेट को नशा। डिफरेंस सिंपल इतना है, नैरो इंटेलिजेंस इंसानी इंटेलिजेंस से कम, जनरलाइज्ड इंटेलिजेंस इंसानी इंटेलिजेंस के बराबर, स्पेशलाइज्ड इंसानी इंटेलिजेंस से ऊपर, ठीक है। इतना ही फर्क है। नैरो, नैरो से क्या फर्क होता है कि नैरो है अभी, जनरलाइज जनरलाइज करती है, स्पेशलाइज स्पेशलाइज हो गया। इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा, उसके कितना करें, ठीक है। क्लियर है अब? ठीक है जी। रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं लेक्चर्स को ना, ठीक है। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो किसी के इंटरनेट इश्यूज भी आ रहे हैं तो इट्स ओके, मैं आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल देंगे, डोंट वरी। ठीक हो गया? अब आता है एआई के फेजेस, ठीक है। क्रैम नहीं करूंगा, अगेन आपको बोर नहीं करूंगा। 2023 के अंदर जो था ना, एआई मार्केट बिल्कुल चेंज हो जाती है। 23 के अंदर आते हैं चैट जीपीटी का बूम। पूरी दुनिया ने देखा कि चैट जीपीटी की क्या पावर को,
बच्चा बच्चा जानने लगा। आखिर चैट जीपीटी है क्या, वर्क किस तरह करता है, देख लें इसको आज बैकएंड के ऊपर। मैजिक कुछ नहीं होता है, जादू जादू जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में, कैलकुलेशन होती है। ठीक है, आज देखते हैं कि वर्क किस तरह करता है। सबसे पहले देख लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, वो अगर एस्पेक्ट के लिहाज से ना दो चीजों में डिवाइड होती है हमेशा, डिस्क्रिमिनेटिव और जनरेटिव। हमारा सारा काम होगा जनरेटिव की तरफ, डिस्क्रिमिनेटिव को हम नहीं पढ़ रहे होंगे, तो हमारा कोर्स जनरेटिव ही है क्या। ठीक है, ये सारा आपको इसको कहते हैं ना तमहीद बांधने का मकसद रहता है कि यहाँ तक पहुंचा जाए एट द एंड। डिस्क्रिमिनेटिव यही होती है कि आपके पास एक डाटा मौजूद है, उस डाटा को देखकर आप उसमें से कुछ कैलकुलेशंस निकाल रहे हैं। ठीक है, डाटा आपके पास अवेलेबल है, उस एग्जिस्टिंग डाटा के बेस के ऊपर आप कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ नया डाटा निकाल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप उस एग्जिस्टिंग डाटा को देख के कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। जनरेट से क्या मतलब आपके जहन में आ रहा है, जनरेट, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है ना कि डिस्क्रिमिनेट कर दिया आपने, जनरेट का क्या मतलब आ रहा है आप लोगों के जहन में। या हम एजेंडे को भी कवर करेंगे एट द एंड। ठीक है, ठीक है, एजेंटिक को भी देखेंगे, एनाटेन को भी देख रहे होंगे। न्यू डाटा, ऑब्वियसली ऐसी एआई जिसकी मदद से हम नया डाटा क्रिएट कर सकें, वो जनरेटिव एआई कहलाती है। इज इट क्लियर, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक। या मतलब कि हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि लेट से मेरे पास एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरे पास एक इमेज आ रही है। ठीक है, एक इंसान की इमेज है। अब वो मुझे बता देगा ये ह्यूमन है, प्रिडिक्ट कर रहा है ना, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। ये है डिस्क्रिमिनेटिव। जनरेटिव में क्या करेंगे हम, जनरेटिव में हम कहेंगे गिव मी एन इमेज ऑफ ह्यूमन, तो वो मुझे इमेज बना के देगा, जनरेट करके दे रहा है नया डाटा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक। जनरेटिव है। अब सिनेरियो पता है क्या है, हर तरह का एआई, एआई की तीन ब्रांचेस बैक देन ओपन हो गई थी। ठीक है, डोमेन्स, डोमेन्स अगर हम एआई टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनएलपी। ये टाइम के रट्टे मारने की जरूरत नहीं है आपको, साथ साथ आ जाएंगे खुद ही। ठीक है, साथ साथ सारे टर्म्स आपको खुद ही आ जाएंगे। अगर हम एआई को टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं तो एनएलपी, इमेजेस वीडियोस में अप्लाई करते हैं तो कंप्यूटर विजन, स्पीच या ऑडियो में अप्लाई करते हैं तो स्पीच रिकॉग्निशन। आजकल ये सारा टर्म एक ही चीज से हो जाती है। पहले बैक देन जब इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई थी तो टेक्स्ट को डील करने के लिए अलहदा एक डोमेन होती थी, उसको हम एनएलपी कहते थे। फिर कंप्यूटर विजन इमेजेस डाटा देख रही होती थी। ठीक है, अब हम एआई को लगा दें एनएलपी के टेक्स्ट के ऊपर तो वो एनएलपी बनता है। ठीक है, इमेजेस पे लगा दें तो कंप्यूटर विजन पर, इतना ही सिंपल काम है इसका। ठीक है, डोमेन्स का। आप अपवर्क फाइवर के ऊपर जाएंगे ना इन द फ्यूचर, देखेंगे फ्रीलांसिंग क्या एस्पेक्ट है, तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि एनएलपी का वर्ड यूज हो रहा है, कंप्यूटर विजन का यूज हो रहा है, तो हम एक्चुअल में है क्या। और किसी भी टाइप की एआई, किसी भी टाइप की एआई मतलब कि आप जनरेटिव एआई या डिस्क्रिमिनेटिव एआई, किसी भी, अगर आप ये दोनों किस्म की एआई टेक्स्ट पे लगा रहे हैं तो एनएलपी, इमेजेस पे लगा रहे हैं तो सीवी कंप्यूटर विजन, स्पीच पे लगा रहे हैं तो स्पीच रिकॉग्निशन। कोई कंफ्यूजन हो, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, क्लियर है सब कुछ।
2 मिनट का रेस्ट लें, फिर मूव फॉरवर्ड करते हैं। ओके, ओवरफीड नहीं करना आप लोगों को, अभी वही वही वाली बात नहीं करनी कि पीएचडी के बुक्स पढ़ा दी जाए, वो बस पढ़े जाए पढ़े जाए पढ़े जाए। क्लासेस हो रही होंगी हमारी मंडे एंड फ्राइडे। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं तो, अगर आप लोग मानते हैं तो इसको हम वीकेंड के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वीक में 2 क्लासेस होंगी। क्योंकि ज्यादातर लोग वीकेंड के ऊपर ना इजी होते हैं। सैटरडे संडे को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, अगर आप लोग कहते हैं तो। हम मंडे फ्राइडे रहेंगे, आपके ऊपर है। तो आपने वीक में किन किन 2 दिन लेने हैं लेक्चर्स। जिस दिन क्लास की वोटिंग हो रही होगी ना, मैं ग्रुप के अंदर ना एक पोल लगा दूंगा, जिसमें ज्यादा वोट्स हो रहे होंगे हम उस सबसे स्विच हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, जिस तरह भी आपको फिजिबल लग रहा होगा। ठीक है। हाँ, ज्यादातर फैमिली डेज होते हैं, पोल लगा देंगे। ठीक है, जिस तरह भी बेस्ट हो रहा होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि 2 क्लासेस है वीक के अंदर, क्योंकि एट दी एंड आपके फीडबैक से काम कर रहा हूँ मैं। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। बेस्ट, क्योंकि हमारा 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, तो ओवर स्टेप नहीं करूंगा चीजों को, हम सुकून से ध्यान से पढ़ रहे होंगे चीजों को, ताकि समझ भी है ना एट दी एंड, फायदा नहीं होगा अगर समझ नहीं आ रही हो, या मेन टाइम समझ आ रही हो बाद में भूल जाए। अब जनरेटिव एआई को अगर हम पढ़ रहे हैं ना, यहाँ से आपका इंट्रो शुरू हो रहा है जनरेटिव एआई का भाई। ठीक है, तो उसके अंदर आपके सामने 2 बड़े पॉपुलर कीवर्ड्स बोलने वाला हूँ मैं। एक एल एल एम, एक डिफ्यूजन मॉडल्स। एलएलएम को किसको पता है? एलएलएम के बारे में किसको पता है? डिफ्यूजन मॉडल के बारे में किसको पता चैट जीपीटी is a LLM. है? जी, चैट जीपीटी है एलएलएम। ठीक है, डिफ्यूजन मॉडल के बारे में किसको पता है? करते हैं अभी, ठीक है, किसी को भी नहीं पता। एलएलएम ऐसा जनरेटिव एआई का मॉडल आप कह सकते हो, जो टेक्स्ट को जनरेट करता है। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी चैट जीपीटी है। ठीक हो गया। डिफ्यूजन मॉडल वो होते हैं जो इमेजेस या वीडियोस को जनरेट करते हैं। लाइक वीओ3 आपने देखा होगा। ठीक है, बनाना मॉडल आपने देखा होगा, या मिड जर्नी तो हर किसी को पता ही होगा शायद। एक आध डाल ही नहीं भी पता तो इजी है। ठीक है, तो जिस जो मॉडल आपका इमेजेस या वीडियोस को जनरेट करे वो डिफ्यूजन मॉडल, जो टेक्स्ट को जनरेट करे वो एलएलएम। अब टेक्स्ट की बात हो रही है, तो ये कौन सी डोमेन होगी, अभी मैंने बताया, जल्दी बताते हैं। हाँ जी, डिफ्यूजन मॉडल, एनएलपी, बेस्ट बेस्ट, शाबाश। डिफ्यूजन मॉडल बताया मैंने, तो कौन सी डोमेन होगी? दोनों को एक्सेस करता नहीं है कोई, स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, सीवी बेस्ट। ठीक है, एलएलएम जो है वो उसका काम सिर्फ टेक्स्ट के रिलेटेड होता है। ठीक है, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि चैट जीपीटी करता है, चैट जीपीटी का एक सोरा मॉडल है, वो करके देता है आपको इमेज जनरेट या विड जनरेट। एलएलएम नहीं करता, वो एलएलएम के अंदर इंटीग्रेट कर दिया उसने। ठीक है, तो आपको लगता है कि एलएलएम क्रिएट कर दे रहा है, एलएलएम का काम ही होता है कि सिर्फ टेक्स्ट को जनरेट करे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक? ठीक है, अब इसके पीछे के मैजिक को देखते हैं। ठीक है, कि एलएलएम बोल दिया आपने भाई, एलएलएम इतना डाउनी वर्ड बोल दिया आपने, वर्क किस तरह करता है मुझे ये भी तो बताया ना।
देखते हैं। चैट जीपीटी को ना आज डिकोड करते हैं कि चैट जीपीटी बैकएंड के ऊपर काम किस तरह करता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एलएलएम। सिंपल एक एग्जांपल दूंगा आपको। मैं क्रिकेट बहुत शौक है मुझे, तो मैं क्रिकेट की एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, एक बंदा है, मैं आप में से एक बंदे को पिक करता हूँ, लेट्स से अनीक आपको पिक करता हूँ। ठीक है, मैं अनीक को ना ट्रेन करता हूँ क्रिकेट के ऊपर। क्रिकेट के रूल्स बताऊंगा उसको। ठीक है, क्रिकेट के प्लेयर्स बताऊंगा कितने होते हैं, ए टू जी क्रिकेट के बारे में नॉलेज दे दूंगा उसको। ट्रेन कर रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ, क्रिकेट का सारा डाटा मैंने ट्रेन कर दिया उसको। ठीक है, मैचेस के बारे में, स्टेडियम्स के बारे में, रूल्स के बारे में, शॉट्स के बारे में, ऑल द डाटा। ठीक हो गया डाटा के ऊपर। अब अनीक भाई को पता है कि ये चीजें होती हैं क्रिकेट के अंदर। उसके बाद डाटा मौजूद हो गया। अब ठीक हो गया। अब मैं अनीक भाई से पूछता हूँ यार, एक वर्ड बोलता हूँ अनीक भाई को, ओवर। तो अनीक भाई के जहन में या आप लोगों के जहन में क्या चीज आएगी ओवर से? कुछ इस तरह का है यार कि एक ओवर के अंदर 6 बॉल्स होती हैं, या 50-50 अगर मैच हो रहा हो, ओडीआई हो रहा हो तो 50 ओवर्स होंगे, T20 मैच हो रहा हो तो 20 ओवर्स होंगे। इस तरह का कुछ जहन में आता है ना। आउट ऑफ द टन्स ऑफ नॉलेज, इतनी नॉलेज में से आपके जहन में सिर्फ ये 3 से 4 बातें हैं। इस तरह ही हो रहा है ना। ठीक है, मैंने एक वर्ड बोला है सिर्फ, उस वर्ड को क्लिक करते ही आपके जहन में इतनी बड़ी नॉलेज में से सिर्फ इतनी सी चीजें हैं। ठीक है, सिर्फ इतनी सी चीजें हैं, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन। एलएलएम भी ना बैकएंड के ऊपर, बाकी भी बता दें, दो दो लोगों ने कर दिया, बाकी लोगों को समझ आइए। नेक्स्ट, रिपीट कर देता हूँ मैं, रिपीट कर देता हूँ मैं अभी। ठीक है, एक बंदा है। ठीक है, ठीक है। अब मैं हैप्पी को ट्रेन कर रहा हूँ क्रिकेट के ऊपर। आपको पता है कि क्रिकेट के अंदर काफी ज्यादा नॉलेज होती है, बहुत नॉलेज होती है क्रिकेट के अंदर इटसेल्फ के। बॉल्स, ठीक है, बैटिंग रिकॉर्ड, फील्डिंग, रूल्स एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, शॉट, काफी ज्यादा रूल्स होंगे इसके। ठीक है, अब मैंने हैप्पी को ट्रेन कर दिया क्रिकेट। अब इसके साथ पास इसके दिमाग के अंदर सारी क्रिकेट की नॉलेज है। ठीक है, अब मैं हैप्पी को एक वर्ड बोलता हूँ, सिर्फ सिर्फ एक वर्ड बोलता हूँ, ओवर। ठीक है, या इसको भी छोड़ें, और आसान करता हूँ कि मैं हैप्पी से पूछता हूँ कि यार, एक ओवर में कितनी बॉल्स होती हैं? हैप्पी बता देगा, रिएक्ट करते रहे मेरे साथ साथ, बता देगा। ठीक है, हैप्पी भी हैप्पी, जिसने पूछा वो भी हैप्पी। अ, इसको थोड़ा सा एडवांस लेके जाते हैं। ठीक है, अब मैंने हैप्पी को सिर्फ इतना कहा, ओवर। ठीक है, हैप्पी के दिमाग में क्या चीजें आ सकती हैं कि एक ओवर के अंदर 6 बॉल्स होती हैं, या ओडीआई के अंदर 50 ओवर्स होते हैं, या T20 के अंदर 20 ओवर्स होते हैं। यही जहन में आएंगी ना चीजें। ठीक है, आउट ऑफ दैट मच नॉलेज, इतनी सारी नॉलेज के से इसने सिर्फ इतनी चीजें जहन में आई। अगर हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे तो वो एग्जैक्ट क्वेश्चन में पहुंच जाएगा। इसी तरह ही है ना। तो वो किस बेस के ऊपर
कंक्लूजन कर रहे हैं, आप किस बेस के ऊपर कंक्लूजन करते हैं? वर्ड्स की बेस के ऊपर करते हैं ना, कि वर्ड सुनते हैं, आपका दिमाग कहते हैं ओवर, ओके ओवर, उसके बेस के ऊपर आप प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। इसलिए ही होता है ना बैकएंड के ऊपर, आप प्रोसेस किस तरह करते हैं? मैं आपको, मैं क्यों, कोई बंदा आपको गाली दे दे, ठीक है, तो आप किस तरह प्रोसेस करेंगे? गाली है, उसका वर्ड देखेंगे तो भी आपको पता लगेगा ना, उसके वर्ड का मीनिंग होगा। अगर आपको कोई आके पश्तो में गाली दे दे, आपको समझ भी आएगी वो क्या बोल रहा है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कोई पठान नहीं है, नहीं समझ आएगा उसको, ठीक है। वर्ड की बेस के ऊपर एक एक जो लफ्ज होगा उसके बेस के ऊपर हमारा कंक्लूजन हो रहा होता है। जहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि मैं एक लफ्ज बोलूंगा ना, उसके बेस के ऊपर ऑब्वियसली जो मैं आती हूँ उस बेस्ड वर्ड के बेस के ऊपर डिसीजन हो रहे होंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक? क्लियर क्लियर है सब कुछ? बेस्ट है, ठीक है। अब क्या होता है बैकएंड के ऊपर? सबसे पहले ना जनरेटिव एआई को देख लें कि जनरेटिव एआई में क्या होता है, ठीक है। हम जनरेटिव एआई को पहले इनपुट देंगे, ठीक है। ये कुछ एआई की टेक्निक्स लगाएगा और हमें आउटपुट दे देगा जनरेट करके, ठीक है। एलएलएम के केस के अंदर डिफरेंट टेक्निक लगाएगा, डिफ्यूजन मॉडल के केस में डिफरेंट टेक्निक लगाएगा। एट द एंड यही हो रहा होगा कि हम इसको इनपुट देंगे, आउटपुट मिलेगा। इनपुट हम इन द फॉर्म ऑफ देंगे प्रॉम्प्ट, एक और कूल वर्ड आ गया हमारी डिक्शनरी में, प्रॉम्प्ट, ठीक है। जब से एआई के बूम वायरल हुआ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी वायरल हो गई। इट्स लाइक कि जितना एफिशिएंट आप एआई को बता देंगे, इनपुट जितना अच्छा होगा आउटपुट उतना ही अच्छा होगा। किस तरह? हमने अभी तो देखा है कि मैं अगर हैप्पी को कह रहा हूँ सिर्फ ओवर, तो उसके जहन में आउटपुट वेग है कि एक ओवर में 6 बॉल्स, या 50-50 में कितने ओवर्स होते हैं, T20 में कितने ओवर होते हैं, या इवन बाबर आजम ने कितने ओवर्स खेले हैं अपने करियर के अंदर, उसके वेग क्वेश्चन है ये। लेकिन मैं अगर उससे पूछता हूँ कि यार मुझे हैप्पी बताओ कि एक ओवर में कितनी बॉल्स होती हैं, या T20 में कितने ओवर होते हैं, तो मैंने उसको बेहतरीन तरीके से बता दिया, तो आउटपुट भी मेरा बेहतरीन आएगा ना। तो मैं जितने अच्छे तरीके से बताऊंगा उसको, उसी तो को तो कहते हैं प्रॉम्प्ट। क्या तो कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है, बाकी भी बता दे साथ साथ, कोई कंफ्यूजन है? Next, ठीक है। अब एलएलएम पता है क्या करता है? एलएलएम की बात कर रहा हूँ आज। जीपीटी किस तरह वर्क करता है उसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी वैग से डिस्क्रिप्शन दूंगा आपको मैं, मतलब कि आपको अपर व्यू दूंगा, लाइक जैसे आप जहाज में बैठे हुए हो और जमीन देख रहे हो, आपको व्यू आ रहा हो, तो क्या हमें लाइक कैलकुलेशंस देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ये इसका हमारा डेप्थ वाला लेक्चर कोर्सेज होते हैं, लाइक बूट कैंप्स वगैरह, जिसके अंदर हम आप अपना एलएलएम बनाना भी सिखा देते हैं ट्रांसफॉर्मर के जरिए, ठीक है, या जीपीटीज बना रहे होते हैं। तो एलएलएम पता है क्या करता है बैकएंड के ऊपर? एलएलएम इनपुट में प्रॉम्प्ट ले रहा था, हमने अभी देखा था, अभी देखा था ना कि प्रॉम्प्ट ले रहा था, अभी देखा था हमने। इनपुट में हमारा प्रॉम्प्ट आ रहा है, अब वो इस प्रॉम्प्ट को ना तोड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स, ठीक है। मैं प्रॉम्प्ट दी है हैप्पी इज, दे सकते हैं, इज अ गुड बॉय, ठीक है। ये मेरी प्रॉम्प्ट आ गई है, ये मैंने इनपुट दे दिया एलएलएम को। एलएलएम पता है क्या करेगा? इसको टोकन्स में तोड़ देगा। टोकन्स में तोड़ने का मतलब ये होता है कि हैप्पी इज
गुड बॉय। इस बार ना टोकन्स पे तोड़ दिया बाय कन्वेंशन। 4 कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वो एक टोकन होता है। 4 कैरेक्टर्स एक टोकन बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको बता दिया। मेरे पास एक प्रॉम्प्ट आई है। मैं उस प्रॉम्प्ट को ना छोटे छोटे वर्ड्स के अंदर ना 4 कैरेक्टर्स के एक टोकन के अंदर तोड़ दूंगा। अब इस टोकन के बेस के ऊपर अगला टोकन जनरेट होता है। अब चैट जीपीटी देखते हैं तो वो जल्दी 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 क्या कर रहा होता है, टेक्स्ट को जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, वो क्या करता है, एक टोकन पकड़ता है और उससे अगला वर्ड प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। उससे अगला वर्ड, इसको और आसान करने की कोशिश कर देता हूँ मैं। एक टोकन पकड़ता है, उससे अगला वर्ड प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। एक टोकन पकड़ता है, उससे अगला वर्ड प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, यही कर रहा होता है बस। इतना ही आसान है इसको समझना। जीपीटी बैकएंड के ऊपर क्या करते हैं, चैट जीपीटी एक टोकन को पकड़ता है, उस टोकन के बेस के ऊपर अगला टोकन बनाता है। लाइक अभी देखा था हमने कि ओवर को देखा उसने, ओवर को देख के उसने अगला टोकन जनरेट करने की कोशिश की। फिर उसने अगला टोकन देखा, उस अगले टोकन को देख के उसने, मतलब कि वर्ड बाय वर्ड आप इसको ह्यूमन में देखे ना, मैंने आपको कहा था कि एआई जो है ना, एआई इज इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ह्यूमंस किस तरह प्रोसेस करते हैं। मैं आपको कहूँ यार कि स्काई, तो आपके ध्यान में क्या आएगा, स्काई इज ब्लू। ठीक है, या कुछ इस तरह की टर्म आएगी ना आपके जहन में सबसे पहले। किस तरह आएगी, वर्ड को देख के आएगी ना। आप वर्ड को तोड़ के ना उसका कंक्लूजन निकालते हैं, उसका मायने निकालते हैं। जब आपको मायने वर्ड वर्ड बाय वर्ड फिर उस वर्ड के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाता है। बैकएंड के ऊपर हम इसी तरह सोचते हैं, अगर आपने गौर किया हो अपनी चीजों के ऊपर। ठीक है, कोई मैं जुमला बोल रहा हूँ आपको, तो मैं जल्दी जल्दी में बोल रहा हूँ, हमारी प्रोसेसिंग स्पीड इतनी तेज है। अगेन मैं जल्दी जल्दी में बोल रहा हूँ, आपको समझ आ रही है। जीपीटी भी इसको जल्दी जल्दी में करता है, चैट जीपीटी। ठीक है, एट द एंड, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट क्या करते हैं, टोकन्स है मेरे पास पड़े हुए, टोकन्स को पकड़ते हैं, उन टोकन्स के बेस के ऊपर मुझे आउटपुट जनरेट करके देता है नेक्स्ट। लेकिन अब आप आपके जहन में आएगा कि सारे टोकन्स तो वैल्यूएबल नहीं होते ना। ठीक है, आ डॉट द वैल्यू नहीं है ना, हालांकि स्काई की वैल्यू थी यहाँ पे। ठीक है, तो टोकन्स को नंबर दे दिए जाते हैं कि किसकी वैल्यू कितनी है, किसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, उस बेस के ऊपर हम आउटपुट को जनरेट करवा देते हैं वर्ड बाय वर्ड। टोकन की बेस के ऊपर वर्ड बाय वर्ड बाय वर्ड बाय वर्ड इतनी फास्ट करते हैं कि हमें लगता है कुछ जादू हो रहा है। कोई कंफ्यूजन हो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई कंफ्यूजन है तो। सिंपल वर्ड्स, प्रॉम्प्ट ली, प्रॉम्प्ट हमारा इनपुट था। प्रॉम्प्ट को पकड़ा, टोकन्स में डिवाइड किया, तोड़ दिया छोटे 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 लफ्जों में। अब उन प्रॉम्प्ट्स, उन लफ्जों के मदद से हम अगले लफ्ज बना रहे हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें समझ बता आपको, वो क्या है। एक तो कॉन्टेक्स्ट विंडो। कॉन्टेक्स्ट विंडो आपको समझने की इसलिए जरूरत है क्योंकि जब आप अपने एलएलएम की एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है कितने इनपुट प्लस आउटपुट टोकन्स एलएलएम बियर कर सकते हैं। क्या बोल दिया मैंने, कि मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरा एक एक वर्ड है, ठीक है, एक सेंटेंस है। ठीक है, हैप्पी इज अ गुड बॉय, तो छोटे से टोकन बनेंगे ना, सिर्फ 3 से 4 टोकन बनेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट विंडो बताती है कि मेरे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कितने टोकन आ सकते हैं। किसी के हो सकते हैं 1000 हो, तो वो उसके अंदर सिर्फ 1000 ही टोकन आ सकते हैं। इससे ज्यादा बड़ा वो इनपुट ना रिसीव कर सकते ना आउटपुट दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट आप चैट जीपीटी को दें तो वो कहते हैं इनपुट का एरर आ गया, इनपुट लेंथ मेरी नहीं है थे। तो कॉन्टेक्स्ट विंडो जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इन द फ्यूचर अपने एलएलएम एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है,
अगेन यार, अ, आपका जो भी नाम है, बाकी सब कुछ स्क्रीन मेरी विजिबल है ना, किसी और को तो एरर नहीं आ रहा नहीं है, किसी को भी एरर आ रहा हो मेरी स्क्रीन के साथ विजिबल। सो आई गेस आपका, मेरा ख्याल है मसला है उसमें इंटरनेट में है, या तो आप ब्राउजर को रिफ्रेश करें, कुकीज वगैरह को वो करें। ठीक है, एक काम करें, सेटिंग पे जाके कुकीज को डिलीट करके रिफ्रेश करके फिर दूसरा ब्राउजर पे आए या इस ब्राउजर के कुकीज वगैरह को, सेटिंग्स वगैरह को डिलीट करें। ठीक है, दूसरा, एलएलएम की कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो अगर आप क्लाइंट को बना के दे, मैं ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, अगर आप क्लाइंट को बना के दे रहे हैं ना एक एप्लीकेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि इस एप्लीकेशन की कॉस्ट कितनी होगी। क्योंकि एक एलएलएम को जब हम टोकन्स देंगे जनरेट करवाने के लिए, तो वो उसके पर टोकन या पर 1000 टोकन पैसे चार्ज करेगा ना। तो ये हम अपनी जेब से तो नहीं देंगे ना, जाहिर है। ठीक है, हम अपनी जेब से तो नहीं देंगे पैसे, ऑब्वियस सी बात है कि हम अपनी जेब से नहीं दे रहे होंगे पैसे, बिल्कुल भी। ये क्लाइंट की जेब से पैसे देंगे हम। तो क्लाइंट को हमने रफ आइडिया देना है कि आपका पर मंथ इतने टोकन्स यूज हो सकते हैं, और इतने टोकन के बदले इतना आपका बिल आ सकता है। हमेशा ये अप्रोक्सीमेटली होगा, 100% श्योर आप कभी भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन इससे ये होगा, क्लाइंट को आइडिया हो जाएगा कि यार, कि लेट्स से $500 या $1000 इसके करीब ना मेरा बिल आ सकता है, उसको आइडिया हो जाएगा। कि जहां तक कुछ बातें क्लियर ना हो, कुछ भी क्लियर ना हो तो पूछ लो। कि अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया कि एलएलएम जो होता है वो टोकन बेस पर काम कर रहा होता है। तो उसका कॉन्टेक्स्ट विंडो कितने टोकन आ सकते हैं आपके, ठीक है, इनपुट आउटपुट। और कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि एलएलएम के कितने पैसे लगेंगे अगर आप इसको अपनी एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पर अगर आपने उससे कोई टेक्स्ट जनरेट करवाना है तो पैसों का होगा, अपने अपने ऐप के लिए। चैट जीपीटी भी तो फ्री है ना। सर ये कॉस्ट हमने किसको पे करनी है, जो जिसकी सर्विसेज हम यूज कर रहे होंगे या एपीआई यूज कर रहे होंगे? अगर एपीआई यूज कस्टम कर रहे हैं। एलएलएम है तो उस केस में क्या होगा? कस्टम, अच्छा ओपन सोर्स है, ठीक है। फॉर फॉर दैट पर्पस, क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे चैट जीपीटी को यूज करना है अपने कोड के लिए, तो उसके एपीआई को यूज करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे एट द एंड एलएलएम चाहिए ना एक चीज के लिए, हम एलएलएम ही तो पढ़ रहे हैं। तो मुझे एलएलएम अपना क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक एलएलएम हो, ठीक है, जो मुझे बता दे कि हुसैन की ग्लासेस का कलर क्या है। ए चैट जीपीटी को बताऊंगा, वो तो नहीं बता सकता। ठीक है, तो मुझे उसके लिए एलएलएम को अपने डाटा को ट्रेन करना होगा ना। तो मैं एलएलएम को तो यूज कर रहा हूँ ना, उसके अंदर इनपुट दे रहा हूँ और आउटपुट दे रहा हूँ। ठीक है, इनपुट और आउटपुट दूंगा मैं, तो दैट पर्पस में कोई एलएलएम तो यूज करूंगा ना। जैसे मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ, तो मुझे चैट जीपीटी को पे करना पड़ेगा ना उसके लिए। अगर मैं दूसरा कोई मॉडल, ओपन सोर्स मॉडल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उसको फिर मैं डाउनलोड करना पड़ेगा। हम ओपन सोर्स मॉडल इसको देखेंगे आगे, आज कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि बिगिनर्स भी लोग हैं, तो ज़्यादा अगर हमने कॉम्प्लेक्स कर दिया तो अभी से डर जाएंगे। ठीक है, बाकी दूसरा क्वेश्चन, ऑब्वियसली जितने ज़्यादा टोकन हो गए उतने एपीआई कॉस्ट इंक्रीज होगी। जी, कॉन्टेक्स्ट विंडो के आपके फिक्स होती है, हर एलएलएम की कॉन्टेक्स्ट विंडो फिक्स होती है। क्लॉड की कॉन्टेक्स्ट विंडो बड़ी है काफ़ी, क्लॉड भी एक एलएलएम ही है, और दी बेस्ट एलएलएम है 4.1 इसका फॉर कोडिंग। दी बेस्ट, दी बेस्ट, दी बेस्ट। ठीक है, क्लॉड का, इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो बड़ी है जीपीटी से, चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी की इससे छोटी है, तो कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या कहते हैं, आपका नंबर ऑफ टोकन्स जो वेरी कर रही हो। ठीक है, यहाँ तक कुछ क्लैरिटी ना हो, माय प्लेजर।
ठीक है। एलएलएम का एलएलएम क्लियर हो गया सबको। बैकएंड के ऊपर वर्क किस तरह करते हैं, कोई मैजिक नहीं हो रहा। ठीक है। टोकन्स पकड़ रहे हैं, टोकन्स के बेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, टोकन के बेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, टोकन के बेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं डिफ्यूजन मॉडल्स, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं 2 मिनट की ब्रेक। ठीक है। उससे पहले हम लेते हैं 2 मिनट की ब्रेक। ठीक है, बैक टू द टॉपिक अगेन। डिफ्यूजन मॉडल किस तरह काम करते हैं? सबसे पहले तो आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इमेजेस के। इमेजेस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है इसके लिए। तो डिफ्यूजन मॉडल्स किसके साथ काम कर रहे थे, मैंने अभी बताया था, इमेजेस और वीडियोस के लिए। ठीक है। इमेजेस का ना मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि क्या चीज होती है इमेजेस। इमेजेस का बेसिक आइडिया ये देता हूँ। यार आपके सामने ना इमेजेस के 3 कलर होते हैं। ठीक है, सिंपल, मैं आपको बोर नहीं करूंगा अगेन। RGB, अगर किसी को पता हो, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है। ये 3 कलर मिक्स करके एक इमेज के कलर बनाते हैं। ठीक है। रेड की कुछ अमाउंट होगी, ग्रीन की कुछ अमाउंट होगी और ब्लू की कुछ अमाउंट होगी, और आपका एक नया कलर बन रहा होगा इन तीनों को मिला के। ठीक हो गया। अब तो ये इमेज है ना, हमें क्या पता हो कंप्यूटर किस तरह अंडरस्टैंड करेगा इमेज को। कंप्यूटर तो 0 1 नहीं समझता था। क्या किया जाए, आपके ध्यान में क्या आता है, क्या आ सकता है, मैं क्या करूं इसका, क्या कर सकता हूँ मैं इसका? पिक्सल तो होते हैं, ठीक है, पिक्सल तो होते हैं, बेस्ट है वो तो, पिक्सल्स होते हैं। मैं कंप्यूटर में इसको किस तरह लेकर आऊँ? कंप्यूटर को मैंने एडबियन समझ कर आना था। कंप्यूटर को तो बता रहे हैं, सोचें थोड़ा इसको ना कि क्या हो सकता है बेस्ट पॉसिबल, क्योंकि कंप्यूटर तो 0 1 समझता है। डॉट्स भी नहीं समझता कंप्यूटर ना, मसले की बात ये है, कंप्यूटर नंबर समझता है मैक्स टू मैक्स। डॉट्स भी नहीं समझता कंप्यूटर। ठीक है। ध्यान में आता है कुछ? देखते हैं इसको। ठीक है, नया मैंने बना लिया। अभी हमारे पास 3 कलर्स हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू।
ठीक हो गया। अब मेरे पास अभी मैंने 3 ग्रिड्स बनाई थी, एक रेड की बनाई थी, एक ग्रीन की बनाई थी और एक ब्लू की बनाई थी, इस तरह ही कुछ बनाया था, ठीक है, इस तरह का ही कुछ बनाया था। अब मैंने कंप्यूटर के अंदर इसको डिजिटलाइज करना है, तो वो कुछ इस तरह फॉर्म में पड़ी होगी ना कि रेड वाला जो मैट्रिक्स होगा या टेबल इन द फॉर्म, उसके अंदर रेड की वैल्यूज पड़ी होंगी, इंटेंसिटी की या रेड की कलर की वैल्यूज, कुछ भी हो सकती है वो। लेट्स मैं कहता हूँ 20 या 50, 10, कुछ भी हो सकती है ना एट द एंड वैल्यूज को। कंप्यूटर एट द एंड नंबर समझता है, नंबर्स को कर लेगा वो, टेक्स्ट नंबर्स इस तरह की चीजें समझ लेगा। इमेजेस किस तरह समझेगा वो, ऑडियो किस तरह समझेगा वो, उसको डिजिटलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा मेरे पास टेबल होगा ग्रीन का, उसके अंदर ग्रीन की वैल्यूज पड़ी होंगी। अगेन तीसरा टेबल होगा मेरे पास ब्लू का, ठीक है, उसके अंदर ब्लू की वैल्यूज पड़ी होंगी। ठीक है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मेरे पास एक कलर बन रहा होगा, और इसको ही कहते हैं डिजिटलाइजेशन। इमेज को मैंने पकड़ के, मेरे पास एक कैट की इमेज है, उसको मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में करके देखते हैं। ठीक है, कैट की इमेज कैसा बनाऊं है, ड्राइंग मेरी राइटिंग से भी गंदी है। ठीक है, कैट की इमेज है लेट्स से। तो मैं क्या करूंगा, इस इमेज के जो है ना मेरे पास ग्रिड्स, लेट्स से पिक्सल भी किसी ने कहा था, ग्रिड्स जो है, एक ग्रिड, इसकी वैल्यू स्टोर कर लूंगा। ठीक है, कि इस पिक्सल के ऊपर या इस सेल के अंदर रेड की क्या वैल्यू थी, ग्रीन की क्या वैल्यू थी, और ब्लू की क्या वैल्यू थी। अगर मेरे पास ये आ जाए तो मैं वापस ऐसी इमेज बना सकता हूँ ना, ऑब्वियसली बना सकता हूँ ना ऐसी इमेज। मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है ना उसकी, यहाँ तक कोई कुछ क्लियर ना हो, कोई कंफ्यूजन हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि मैंने हर एक पिक्सल की रेड ग्रीन और ब्लू वैल्यू, क्योंकि रेड ग्रीन ब्लू से बनती है ना एक इमेज, वैल्यू सेव करके रख ली अपने एक डाटा डाटा, मैं उसका कम्बिनेशन दोबारा बनाऊंगा, मेरे पास इमेज आ सकती है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन हो किसी को, सब बता दें, क्लियर है सबको। बेस्ट है। इस तरह मैं एक और चीज कहता हूँ यार कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बड़ी वैक्स एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि मुझे एक बंदे से काम है, या तो मैं उसका पूरा घर ही उठा के अपने पास रख लूँ, या तो मैं सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन रख लूँ कि मुझे जिसने काम किया, लाइक एड्रेस उसका, तो क्या बेहतर ऑप्शन होगी, उसका घर उठा के रखना अपने पास, या एड्रेस उसका रखना कि जब भी जरूरत हो मैं एड्रेस पे जाके उससे बात कर लूंगा। एड्रेस रख लेना ऑब्वियसली। तो फॉर दैट पर्पस हमें, हमारे पास अगर लेट्स से लेट्स से हमारे पास एक इमेज है काफी बड़े साइज की, 1 MB की लेट्स से इमेज है, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना ऐसी इंफॉर्मेशन के अंदर, बिल्कुल छोटी सी इंफॉर्मेशन के अंदर, जो सिर्फ नॉइज 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 हो, जिसकी हमें अभी तो जरूरत नहीं है, लेकिन जब जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे वापस इसी के अंदर, अगर इसका कुछ काम हो जाए। ठीक है, अभी तो मेरे पास 1 MB की इमेज है, ठीक है, 1 MB की इमेज को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, लाइक आपका क्या कहते हैं उसको, एक नॉइज के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नॉइज के अंदर कन्वर्ट करने के बाद अगर मैंने नॉइज के अंदर कन्वर्ट करके रख लिया, अभी तो मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन इन द फ्यूचर अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उससे वापस वो इमेज बना सकता हूँ।
जरूरत नहीं है ना मुझे इतने डाटा की। ठीक है, मैं जितना डाटा चाहिए उतना रख लिया। मैं अगर मेरे पास 1 MB की 1 लाख तस्वीरें हैं, तो मेरे पास डाटा की स्टोरेज खराब हो रही होगी ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक डाटा लिया, पकड़ा, उसको नॉइज में कन्वर्ट किया, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी रखी, और यदि पूछे जब मुझे डाटा वापस चाहिए था तो मैंने नॉइज को वापस चेंज कर दिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, इससे हम कर सकते हैं ना। नॉइज में कन्वर्ट इन मैट्रिक्स, मतलब कि हमने क्या किया, उसको नॉइज में कन्वर्ट इस तरह कर दिया कि उसके ऊपर ब्लर लगा दिया, गॉसियन नॉइज लगा दी, नॉइज चढ़ा दी। अब नॉइज जो होती है ना, लेट से नॉइज क्या चीज होती है, डिस्टॉर्शन। एक इमेज है, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दिखा सकूं इसकी। ठीक है, एक इमेज है, बड़ी प्यारी सी इमेज है, 3 आंखों वाली। उसके ऊपर मैंने ब्लर लगा दिया, सारी अब ब्लर हो चुकी है वो इमेज। मैं इसको आपको लैपटॉप पे दिखाता हूँ, मेरे को। ठीक है, नॉइज की, नॉइज इमेज का फायदा ये होता है कि उसकी क्वालिटी आप रिड्यूस कर लेते हैं, नॉइज कम बना देते हैं उसको। इसके इन डेप्थ एग्जांपल भी बताता हूँ आपको। स्क्रीन विजिबल हुई, लैपटॉप की स्क्रीन विजिबल हुई, ये होती है नॉइज। कितनी गंदी सी इमेज लग रही है। ठीक है, ये होती है, असल में ये चीज होती है नॉइज। और ये बड़ा काम की है आपकी चीज। हम अपनी इमेज को ये बना लेते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं, क्या पीछे पीछे कोडिंग करती है, वो आपको जानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो AI इंजीनियर जानते हैं। ठीक है, इन डेप्थ में जो पढ़ रहे होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि हम अपनी चीज को नॉइज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब हमें जरूरत पड़ेगी, हम क्या करेंगे, उस नॉइज से अपनी वापस इमेज बना लेंगे। ठीक है, उस नॉइज से अपना इमेज वापस बना लेंगे। मैं अपनी टैब की स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ दोबारा। विजिबल होगी स्क्रीन मेरी, टैब की। बेस्ट। अब मेरे पास नॉइज आ गई, इस अब आपके सामने, एक सेकेंड दोबारा मैं करता हूँ, चाहे नॉइज। ठीक हो गया, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक इमेज है। ठीक है, मैंने उसको नॉइज में कन्वर्ट कर दिया। अब उसको नॉइज में मैंने कन्वर्ट करने के बाद क्या किया, रख लिया अपने पास, सेव कर लिया। एक इमेज को नॉइज में कन्वर्ट किया, और जब मुझे वो इमेज वापस आई थी, मैंने उस नॉइज को कन्वर्ट कर लिया, वापस इमेज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक हो गया। अब आपके जहन में आ गया कि यार, नॉइज से इमेज बनाई जा सकती है ना वापस, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो, डाटा हो। ये चीज तो क्लियर है ना। तो बेनिफिट इसका ये है कि आपके पास अगर 1 MB की, इसको हम साइज रिडक्शन के लिए बेसिक इसका ये होता है कि एक मेरे पास 1 MB की इमेज है, मैं इसको नॉइज में कन्वर्ट करके रख लूंगा, 100 KB की हो गई, नॉइज है, कुछ जरूरत नहीं है ना बाकी डाटा की, अभी बस मैंने रखना ही तो है अभी डाटा, नॉइज में कन्वर्ट कर दिया। अब इन जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको वापस इसी इमेज में कन्वर्ट कर दूंगा। बारह बताता हूँ आपको, इंसेंस बस डाटा है यार। कि मैंने इसको नॉइज में कन्वर्ट कर दिया, नॉइज है, बस गंद है मेरे पास नॉइज। अभी देखी थी हमने नॉइज, लेकिन जब हमें वापस चाहिए होगी
तो मैंने वापस डाटा बना लिया अपना। फायदा ये हो रहा है कि मुझे इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। आप इस चीज से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैं नॉइस से इमेज बना सकता हूँ अगर मेरे पास इनफ इंफॉर्मेशन है। ये चीज तो क्लियर है ना कि मैं नॉइस से इमेज बना सकता हूँ। नहीं क्लियर तो दोबारा बता देता हूँ। कोई कंफ्यूजन हो अभी तक? नॉइस से इमेज बन सकती है ना? फीडबैक देते के साथ। ठीक है। रिएक्ट करते हैं। नॉइस से इमेज बन सकती है, बेहतरीन हो गया मेरे पास। डिफ्यूजन मॉडल ये कहते हैं। तुम क्या करते हैं? मजा आएगा अब आपको सुनने में कि डिफ्यूजन मॉडल करता क्या है। डिफ्यूजन मॉडल के पास एक नॉइस पड़ी हुई होती है। डिफ्यूजन मॉडल को हम इनपुट क्या कर रहे होते हैं? प्रॉम्प्ट। अभी हमने देखा था कि हम जनरेटिव एआई के अंदर प्रॉम्प्ट देते हैं। ठीक है। अब मैंने देखा कि यार ये मैं इसको प्रॉम्प्ट के अंदर टोकन दे रहा हूँ, कैट्स विद ग्रीन शर्ट, मुझे ऐसी एक इमेज बना के दो। तो वो क्या देखेगी, इसको इंफॉर्मेशन को निकालेगी, इसके ऊपर फैच करने की कोशिश करेगी, नॉइस रिमूव करने की कोशिश करेगी, कैट बनाने की कोशिश करेगी विद ग्रीन शर्ट। इस वे में रिमूव करेगी कि ऐसी कैट बने। डाटा आ गया ना इसके ऊपर। अभी हमने देखा था कि नॉइस से इमेज बन सकती है। अभी हमने देखा था ना कि नॉइस से इमेज बन सकती है। रिकॉर्डिंग यार अपलोड हो जाएगी, कल से पहले ही हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं विद इन द 2 आवर्स अपलोड कर दूं इंशाल्लाह। ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि नॉइस से हम इमेज बना सकते हैं अगर हमारे पास डाटा हो। तो हमारे पास डाटा प्रॉम्प्ट से आ तो रहा है, कैट विद। अब वो उसको देख के डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। डिफ्यूज क्या होता है एट द एंड? हमने देखा होगा हम एसी चलाते हैं तो आहिस्ता 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 हवा डिफ्यूज होती है। हम हीटर चलाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पहले एक पास जगह के ऊपर गर्मी होती है, फिर वो पूरे कमरे में फैलती है, और तब तक फैलती रहती है जब तक पूरा कमरा गर्म ना हो जाए। ये डिफ्यूजन है। पहले थोड़ी सी चीजें रिमूव करने की कोशिश करेगा, करते 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 डिफ्यूज होते 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 पूरा इमेज में से नॉइस को रिमूव कर देगा, और वो इमेज बना देगा जो प्रॉम्प्ट में डाटा था। पैकेट के ऊपर इस तरह काम करते हैं डिफ्यूजन मॉडल। मैं कहता हूँ कि यार कैट की इमेज बना के दो, तो कोई जादू नहीं होता, वो कैट की इमेज बना के इस तरह देता है मुझे। कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक? इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यार एक छोटा बच्चा है। एक छोटा बच्चा है, उसके उसको एक इमेज दी जाती है इंसान की। ठीक है। अब वो क्या करता है, इंसान की इमेज लेता है और इसके ऊपर ना गन से मार देता है गलती से। और इतना मारता है कि भाई इस इंसान की इमेज का कोई वजूद ही नहीं रहता, नजर ही नहीं आती, पूरी नॉइज हो चुकी है इस टाइम। डिफ्यूजन मॉडल यूजेस नॉइज टू जनरेट इमेज। ठीक है। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ, बैक टू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पे आते हैं कि एक छोटा बच्चा है, उसके सामने उसके लेट्स से अब्बा जी की तस्वीर पड़ी हुई थी, बड़ी जरूरी। उस तस्वीर के ऊपर उसने गन मार दिया, और इतना मार दिया कि वो तस्वीर नजर ही नहीं आ रही। फुल गन मार दिया उसने। ठीक है। अब उसका भाई आके कहता है यार ये तस्वीर तो तुमने गंदी कर दी है काफी, तस्वीर को कवर करने की कोशिश करो, ये नॉइज बन चुकी है इस टाइम।
ये नॉइस बन चुकी है इस टाइम, ठीक है। अब इस नॉइस को रिमूव करो। पहले इमेज किसकी थी, हमने देखा था इंसान की थी। अब उसका भाई उसको इन्फ्लुएंस क्या कर रहा है, कैट की थी। कैट की इमेज थी, कैट की इमेज थी, कैट की इमेज थी। अब वो छोटा भाई क्या कर रहे हैं, उसमें से नॉइज रिमूव कर रहे हैं। और उसका बड़ा भाई क्या कह रहा है, ये तो कैट की इमेज थी, ये तो कैट की इमेज थी, ये तो कैट की इमेज थी। तो वो नॉइज इस तरह रिमूव करेगा कि कैट की इमेज बने। अब समझ आई आपको। तो यहाँ पे बड़ा भाई पता है क्या प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट कह रहा है यार कैट की इमेज दो, कैट की इमेज दो, कैट की इमेज दो, ठीक है। क्या तक कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें। इन सिंपल वर्ड्स जनरेटिव एआई के पास एक प्रॉम्प्ट आती है, ठीक है। डिफ्यूजन मॉडल के पास प्रॉम्प्ट आती है, उसके पास नॉइज होती है। वो उस प्रॉम्प्ट को देख के उस नॉइज को रिमूव करते हैं और वो चीज बना देते हैं जो प्रॉम्प्ट में होती है, ठीक है। अब उसको पता है किससे चलेगा कि कैट क्या होता है। तो ट्रेन फिर वो इमेजेस पे होता है कैट की, कि यार कैट होती क्या चीज है। समझ आई आपको। आपने देखा ना ट्रेन किस पे होता है, कि उसको पहले पता भी तो होना चाहिए ना। मैं उसको कैट 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 तो बोलता रह, बोले जाऊं बोले जाऊं बोले जाऊं, उसको पता ही नहीं है कैट का। तो वो ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर फिर उसको दिखाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पिक्स, डिफरेंट डिफरेंट चीजों की, ताकि उसको पता लगे कि यार कैट होती क्या। ठीक है, वो आपको जरूरत नहीं है, आपने तो प्री बिल्ट मॉडल यूज करना होगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, है तो बता दे, मैं कर लूंगा एक्सप्लेन दोबारा। ठीक है, नहीं है कंफ्यूजन। अब मैं सवाल करता हूँ फिर, नहीं है तो ठीक है। शाहिद आप बताएं कि नॉइज क्या होती है यार। क्या वर्ड बोल दिया मैंने, नॉइज। शोर आ रहा होता है। सर नॉइज में ये होता है कि आप जो इमेज है ना, इमेज के जो ग्रीन रेड और ब्लू पिक्सेल्स होते हैं ना, उसकी हम्म। जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है आप उसको स्टोर कर लेते हैं, और उसी वैल्यू के थ्रू जो है वो बाद में आप इमेज जो है उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। नहीं नहीं, वैल्यू ग्रीन ब्लू नहीं। एक मेरे पास वैल्यूज पड़ी हुई है, एक इमेज पड़ी हुई है, मैं उसको नॉइज में कन्वर्ट कर देता हूँ। नॉइज कुछ भी नहीं है, ब्लर सी चीज है, ब्लर सी इमेज है, ताकि मैं उस नॉइज से दोबारा इमेज बना सकूं। तो नॉइज इज अ स्टैंडर्ड टर्म इन कंप्यूटर वीएन, जिससे आप इमेजेस बना सकते हैं, इससे आप इमेजेस को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर वीएन में एक बड़ी आम सी टर्म है नॉइज, ठीक है। तो आप ये तो नॉइज में ये कन्वर्ट तो फिर करते हम हैं। इस तरह कह सकते हैं जैसे हम इनक्रिप्शन के अंदर कीज को यूज करते जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये टर्म थोड़ी हाई हैवी है, लोग बिगिनर्स भी हैं यहाँ पे। अगेन मैं इस तरह भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मेरे पास एक वर्ड है अली, मैं इसको एनक्रिप्ट कर देता हूँ, किसी को समझ नहीं आ रहा। जब मुझे समझना होगा तो मैं वापस इसको डिक्रिप्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक फर्क होगा कि इस पे बाहर से कुछ भी इन्फ्लुएंस होता रहे, ये डिक्रिप्ट यही होगा। लेकिन नॉइस के अंदर हम बाहर के इन्फ्लुएंस से ना आउटपुट तब्दील कर सकते हैं। और बाहर का इन्फ्लुएंस क्या है, प्रॉम्प्ट। हम प्रॉम्प्ट की बेस के ऊपर अपना आउटपुट निकलवा सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर है। एलएलएम बता दें जल्दी से। एलएलएम बता दो क्या होता है। मलिक शिदात आप बता दें, ठीक है। मलिक शिदात का नाम बता दें, एलएलएम क्या होता है। एलएलएम जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देके तो टेक्स्ट की फॉर्म में कोई रिजल्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, इसके डोमेन क्या है। लाइक कुछ भी, मतलब हम उसको
अभी हमने एआई की डोमेन्स पढ़ी थी, तो बाद में एक्सप्लेन भी की थी उसको, जवाब भी दिया था मैसेज के अंदर। एनएलपी बोलो। अगर टेक्स्ट है ना, तो टेक्स्ट की एनएलपी हो रहा होता है। ठीक है, ओके। एनएलपी, मुझे सुनहरा ये बताएं कि डिजिटलाइजेशन क्या होती है? सर रिपीट कीजिएगा। डिजिटलाइजेशन क्या होती है? मैंने भी देखा था ना कि इमेज डिजिटलाइजेशन क्या होती है, और करना ही क्यों है हमने डिजिटलाइज इसको? सर लार्ज डेटा को स्मॉल डेटा के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ताकि साइज रिडक्शन के लिए। डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन अभी पढ़ी थी हमने, बल्कि वो बोला तो मैंने डिलीट भी नहीं किया। डिजिटलाइजेशन, रिडक्शन नहीं कह रहा। डिजिटलाइजेशन था कि जी बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल, कंप्यूटर नहीं जानता कि इमेजेस क्या होती है। मैंने उसकी RGB वैल्यूज स्टोर कर लें ताकि कंप्यूटर को तो पता लगे ना यार कि इमेज क्या है। कंप्यूटर को क्या पता होगा इमेज क्या चीज है? डिजिटलाइज का मतलब होता है कि एड्रेस बताएंगे। हाँ, R, G और B की वैल्यूज बता के मैं उसको डिजिटलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, जी करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कंप्यूटर को पता नहीं होता। ठीक है, जी जी। अब तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो बता सकते, पूछ सकते हैं। रिलेटेड क्वेश्चन अगर किसी ने करना हो तो, आज के लेक्चर के अंदर कुछ समझ ना आया हो, कोई क्वेश्चन करना हो तो बताएं। रिवाइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि एआई क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली एआई। एआई की टर्म्स देखी, एआई की टाइप्स देखी। एआई की टाइप्स देखने के बाद हमने इसके डोमेन्स देखें कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक एनएलपी, सीवी एंड ऑल। फिर इसके टर्म्स देखें कि डिस्क्रिमिनेटिव एआई, जनरेटिव एआई। फिर जनरेटिव एआई में फर्दर डीप डाइव किया एलएलएम्स के अंदर, फ्यूजन मॉडल्स के अंदर। एलएलएम को टेक्स्ट बेस हम प्रॉम्प्ट देते थे, उसके टोकन्स बना के नेक्स्ट टेक्स्ट जनरेट करता था। डिफ्यूजन मॉडल को हम प्रॉम्प्ट देते थे, वो प्रॉम्प्ट को क्या करता था, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉम्प्ट पकड़ता था, नॉइस के ऊपर डिफ्यूज करता रहता था उसको, प्रॉम्प्ट को नॉइस के ऊपर। ये काम होता था डिफ्यूजन मॉडल का। तो इस तरह हम अपने इमेजेस, वीडियोस और टेक्स्ट को जनरेट कराते हैं एट द एंड। कुछ मैजिक नहीं करते हैं एट द एंड के वाओ मैंने कैड बोला उसने कैड निकाल के दे दिया। ठीक है, तो बैक एंड के ऊपर इस तरह होता है, चीजें वर्क कर रही होती हैं। कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे मैंने बीच में भी किया था, कि अब जैसे अगर LLM, ये चैट जीपीटी है, एक तो उसका सूरा है जिसको हम प्रॉम्प्ट देते हैं वो इमेज जनरेट हम्म कर देता है, लेकिन अब हम्म जो है वो डायरेक्टली उनका जो चैट जीपीटी है वो खुद भी अगर उसको डायरेक्टली कोई हम्म चीज बोली जाए तो भी वो जनरेट कर देता है। हम्म। तो ये फिर वो हम उसको क्या कहेंगे, LLM, ये डिफ्यूजन मॉडल, या क्या होगा ये? जी, मैंने आपको बता दिया था कि एलएलएम का काम होता है चैट जनरेट करना। अगर आप डायरेक्ट चैट जीपीटी को भी कहते हैं तो बैकएंड के ऊपर वो चैट जीपीटी भी सोरा मॉडल या अपने मिड जर्नी को यूज कर रहा होता है। बस उसने अपने फ्रंट एंड के ऊपर एक इंटीग्रेशन दे दिया, दैट्स इट। कॉल वो उसी को भेज रहा होता है, डिफ्यूजन मॉडल को, सही हो। बस इंटीग्रेट किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने लेक्चर में भी कर दिया था चीज को। जी, पूछे कोई सवाल है तो आप। जी, मैंने ये पूछा था कि आपने डिजिटलाइजेशन का बताया था, ये डिफिशन मॉडल जो है यही डिजिटलाइजेशन है। नहीं नहीं, डिजिटलाइजेशन होता है कि एक पिक्चर है ना मेरे पास, ठीक है, एक जी पिक्चर को समझ नहीं सकता कंप्यूटर हमारा, क्योंकि अभी हमने देखा था कंप्यूटर ज्यादातर मैक्स टू मैक्स नंबर समझ लेगा, चलो ठीक है। कंप्यूटर फॉर्म में मुझे पिक्चर को सेव करना है तो मैं किसका करूंगा? मुझे इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर में पिक्चर को सेव करना है, मैं कैसे करूंगा? बैकएंड के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर। पिक्चर तो एक तस्वीर है ना बस,
ठीक है, तो मुझे उसको कंप्यूटर के लिए दिखाने के लिए उसके वैल्यूज को स्टोर करना पड़ेगा बैकएंड के ऊपर। हमने देखा है कि इमेज क्या होती है, तीन कॉम्बिनेशन होती है, रेड का, ग्रीन का और ब्लू का। तो अगर हम इन तीनों की वैल्यूज रख लें अपने पास, हम उसे पिक्चर बना सकते हैं ना एक। तो हम क्या करते हैं, तीनों की वैल्यूज कंप्यूटर में रख लेते हैं। तो इमेज को कंप्यूटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का नाम डिजिटलाइजेशन है, दैट्स इट। जी ठीक। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके ओके। ठीक है, बेस्ट है। इन शॉर्ट, इमेज को उठा के मैं कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो डिजिटलाइजेशन है। ठीक हो गया? और किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी पूछिए। ये जो इमेज की डिजिटलाइजेशन जो है, ये मतलब बेसिकली कर तो कंप्यूटर खुद ही रहा होता है ना, उसको जो नंबरिंग वगैरह, ये जो मतलब जी जो। जी, हम लाइब्रेरीज वगैरह यूज करेंगे, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना बैकएंड के ऊपर होता क्या अच्छा अच्छा, सही है। है। ये इसका वो तो खुद ही करेगा। तो क्या है, लाइब्रेरीज यूज कर रहे होंगे हम उसके लिए, तो इतना जामू नहीं करने की जरूरत। आज आप जिस एज के अंदर है ना, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, सब कुछ, सब चीजें लाइब्रेरीज मिलेंगी आपको करने के लिए। तो उसकी कम्प्लेक्सिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? क्लियर है? तो फिर आज का सेशन एंड करें यहीं पे। जी बिल्कुल, फ्रीलांसिंग कवर करेगा ना, तो एट द एंड फायदा क्या। एक और चीज मैं आपको क्लियर करता है जो आज के लेक्चर के अंदर, कि अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स है ना, और अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स और आपको अपनी स्किल्स बेचना नहीं आती, तो कोई फायदा है ही नहीं। तो भी होना, कोई फायदा ही नहीं है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होता हूँ, या टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा, तो अब मैं देखता हूँ वहाँ पे बच्चे जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी के, साथ ही एक है डी फार्मेसी का कैंपस, ठीक है, डिपार्टमेंट। तो फार्मेसी के बच्चे प्रोजेक्ट्स ला के दे रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के बच्चों को। पाकिस्तान में पता है क्या, जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, कि 100 टेक्निकल बंदों के ऊपर एक नॉन टेक्निकल बंदा बैठा हुआ होता है और उससे ज्यादा वैसे कमा रहा होता है, क्योंकि उनको बेचना आता है। अगर आपको एट द एंड स्किल, आपको ए भी मास्टर कर लिया आपने, ए इंजीनियरिंग का भी 6 महीने का कोर्स कर लिया, और अगर आपको उसको एट द एंड बेचने नहीं आता, तो कोई फायदा नहीं है। मैं दुनिया का सबसे अच्छा जहाज बनाता हूँ, मैंने घर में खड़ा खड़ा करके रखा हुआ, तो क्या फायदा उस जहाज बनाने का। ठीक है, तो आपको बेचना, मार्केट करना आना चाहिए। और कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, तो आज का सेशन ही खत्म करते हैं। आपसे फिर जुमे को मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।